तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, जबकि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए वार्षिक और मासिक दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है और सी का वार्षिक वेतन का डाटा हमें दिया गया है। तो हमें सवाल का मासिक वेतन ज्ञात करना है, इसलिए हम वार्षिक वेतन को पहले कन्वर्ट करेंगे मासिक वेतन में। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं 6 लाख रुपए जो सी का मासिक वेतन दिया, वार्षिक वेतन दिया गया है। तो सी का मासिक वेतन निकालते हैं, सी का मासिक वेतन। तो सी का मासिक वेतन क्या होगा, 6 लाख को अगर हम 6 लाख को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो हमें इसका मासिक वेतन प्राप्त हो जाएगा और मासिक वेतन इसका हो जाएगा 50,000। 50,000 रुपए हमें प्राप्त हो गया इसका मासिक वेतन। और पहली टर्मिनोलॉजी में उसने कहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो अगर हम बी का मासिक वेतन निकालें तो बी का मासिक वेतन हो जाएगा सी की सैलरी यानी 50,000, सी सी की सैलरी यानी कि 50,000, 50,000 गुणे 40/100, ये हमें सवाल में पता चल गया। अब इस सी का 40/100 अगर हम निकालते हैं तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को अगर हम काटेंगे तो बचता है हमारे पास ये 5 चौका 20, ये हमारे पास 20 आया। और 3 जीरो को हम ऑलरेडी बढ़ा देंगे, 1 2 और एक ये 3, तो ये हमारा हो जाता है 20,000 रुपया। तो बी की जो सैलरी आ जाएगी 50,000 का 20% अगर हम निकालते हैं तो बी की सैलरी हमें प्राप्त होती है 20,000 रुपए। अब हम वार्षिक की अगर बात करें तो बी की जो सैलरी आएगी वार्षिक सैलरी वो हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 और गुणे 20,000, तो ये हमारी सैलरी इसकी आ जाती है 2,40,000, 2,40,000 ये इसकी आ जाती है वार्षिक सैलरी। अब हम पहले विकल्प की ओर चलते हैं, जहां पर पहले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं जहां पर उसने सवाल की शुरुआत की थी। सवाल की शुरुआत में उसने कहा था कि ए की जो वार्षिक सैलरी है वो उसका 25% बी की वार्षिक सैलरी के 80% के बराबर है। तो ए गुणे 25/100 बराबर बी गुणे 80/100, ये सवाल हमारा आ गया पहला सीक्वेंस। अब इसको अगर हम हल करें तो ए गुणे 1/4 बराबर 2,40,000 गुणे 80/100, ये आ जाता है सीक्वेंस। इसमें 4 को अगर हम उधर लेकर चले जाएं तो ए का हमें मंथली इनकम पता चल जाएगा, ये हमें पता चलेगा ए का वार्षिक वेतन। तो 4 गुणे 2,40,000 इधर है, 2 जीरो को अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो 2 जीरो यहाँ गया कट और बाकी हमारे पास बचता है 2400 गुणे 80। तो 2400 गुणे 80 अगर हम करते हैं और यहाँ पर हमें ए की मासिक सैलरी निकालनी है जो कि वार्षिक दी हुई है, तो इसे हम 12 से कर देंगे भाग। तो ए गुणे 2400 गुणे 80/12, तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 4 दूनी 8, माफ कीजिएगा 4 दूनी 8 और 8 हटाएं 64, 64 आ गया और 2 जीरो इधर और 1 जीरो इधर है, 3 जीरो, यानी इस सवाल का उत्तर आएगा 64,000 जो कि हमारा विकल्प नंबर 3 होगा।
आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और उनमें 70% महिलाएं स्टाफ, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है अगर इस सवाल को हम खासकर एक तरीके से लगाएं जहां हम 100 मान के लगाते हैं। देखिए अगर x मान के इस सवाल को लगाया जाएगा तो ये सवाल लंबा हो जाएगा और बाद में प्रतिशत में बदलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सवाल में हम पहले ही मान लेंगे कि माना स्टाफ की संख्या बराबर 100। अगर 100% को हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे सवाल में तो 100% में उसने पहले ही बता दिया है कि 40% महिलाएं हैं। तो अगर हम सवाल को हल करते हैं, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला, तो सवाल ने पहले ही बताया कि 40% महिलाएं यानी 100 का 40% हो जाएगा सीधे आंकड़े में 40 और पुरुषों की संख्या जो बाकी बचती है 100 में वो हो जाएगी 60। ये आसानी हमें प्राप्त होती है 100 अंक मान लेने के बाद। अगर x मानते तो इनका हमें डाटा निकालना पड़ता। आगे की ओर बढ़े तो उसने पहले कहा है कि उनमें 70% महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं और जबकि 50% पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं। तो अगर 60% में विवाहित और अविवाहित का कोटा अलग अलग किया जाए तो उसे हम बांटेंगे विवाहित पहले और ये हुआ अविवाहित का कोटा यहाँ बांटेंगे और वही कोटा यहाँ पर हम बांटेंगे कि विवाहित और अविवाहित का कोटा अगर देखा जाए तो उसने पहले ही बता दिया कि पुरुषों में 50% का आंकड़ा है। अब 60 का अगर 50% निकालते हैं तो 60 गुणे 50/100 अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30। तो 30 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं, अविवाहित होंगे और 30 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित होंगे इस सवाल के मतानुसार। अगर हम 40% का डाटा निकालें तो उसने कहा कि 70% महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं। तो विवाहित में अगर हम निकालते हैं तो 40 गुणे 70/100 ये डाटा हमें निकलता है। तो 100 पे दोनों जीरो हमें काट देते हैं ऊपर के और मामला बचता है 28। अब अगर 28 महिलाएं विवाहित हैं तो 40 में बची हुई 12 महिलाएं ही ऐसी हैं जो अविवाहित हैं। हमें डिपार्टमेंट में अविवाहित लोगों की संख्या निकालनी है तो दोनों अविवाहितों को हम यहाँ पर कर देंगे जोड़। तो 30 पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और 12 महिलाएं ऐसी हैं जो अविवाहित हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर तो हम लिखेंगे अविवाहित स्टाफ संख्या बराबर 30 + 12 जो कि हो जाता है 42 और इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें वो कहता है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई, इस प्रकार लगातार 2 बार कमी और 1 बार वृद्धि जो पहले प्रश्न में दी गई है कि संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है निकटतम पूर्णांक तक हमें ज्ञात करना है। निकटतम पूर्णांक का ये मतलब होता है कि दशमलव के बाद की संख्या जो हमें दी गई है उसके आगे पीछे के अंकों को हम ध्यान में रखते हुए विकल्प में से अंतर को चुनें। और अब सवाल में अगर हम देखें तो इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम गिनती को पूर्णांक के रूप में मान के चलें, जिससे हमें क्या होगा, आंकड़ों को दर्शाने में सबसे ज्यादा आराम मिलेगा। तो अगर हम मान लें कि ये संख्या है 100, माना संख्या है 100। अब अगर इस सवाल को डायरेक्ट हम लगाना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से तो हम पहले डायरेक्ट सवाल को देखते हैं कि संख्या कितनी हो गई। संख्या परिवर्तन के बाद हो जाती है 100 अगर जोड़ते हैं और 100 में 30% की वृद्धि होती है तो 100 + 100 का 30% / 100
तो ये सवाल में हो जाता है 130। अब आंकड़े में अगला पॉइंट वो बताता है कि इस संख्या में 30% की कमी हुई। अब इस सवाल को अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो 130 नई संख्या है और इस 130 नई संख्या में 30% की कमी हुई है। तो 30% को अगर हम 100 से घटा कर लिख दें तो 70/100 बड़े आराम से लिखा जा सकता है। और अगले बार फिर अब ये हमारी मूल संख्या एक हिसाब से बन गई और अगली जो कमी होगी वो इसी संख्या में होगी। तो इस संख्या को हमने फिर से 70/30 कर दिया, 70/100 कर दिया। अब ये हमारा पूर्ण सवाल मतलब जो सबसे तीसरे अवस्था में, चौथी अवस्था में जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास बचा। अब हमारे पास जीरो है 3, तीनों जीरो को हमने हटा दिया और यहाँ हमारे पास एक जीरो बच जाता है जिसको हम बाद में आंकड़े के हिसाब से रख लेंगे। तो हमारे पास कितना बचा है, 13 गुणे 49 बटा हमारे पास बचता है 10। अब हम अगर इसको गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 9 117 के साथ हाथ है 11 और 13 चौका 52 और 52 और 11 63, यानी कितना आता है हमारे पास 637/10। अब 10 को हटाना है तो 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे तो अगला आएगा 63.7। अब हमें अगर किसी सवाल में कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो या अंतर प्रतिशत निकालना हो तो उसका सबसे आसान सवाल, आसान सा एक समझ लीजिए फार्मूला होता है, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर पहले हमें निकालना। मूल संख्या थी 100 माइनस 63.7 बटा, अब जिस संख्या से हमें तुलना करनी है उसी संख्या को लिखेंगे बटा 100 और गुणे 100। अब इस संख्या में पहले ही बता दूं कि हमने संख्या को 100% से मान के ही लिखा था तो हमें यहाँ 100 गुणे 100 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए हम 100 को 100 से यहाँ से काट देंगे। और अब हमारा उत्तर जो बचता है 100 में अगर 63.7 को घटाते हैं तो हमारा बचता है 36.3% और ये हो जाएगी कमी प्रतिशत आएगी 36.3। और अगर हम निकटतम विकल्प की ओर जाएं तो हमारे पास 36% की दो चीजें दिखी हो, 36% कमी और 36% वृद्धि, जहां पर हम 36% कमी को टिक कर देंगे और इस प्रकार हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है।